टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। तो चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर दें, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हैं, एक बार क्या करें, आप लोग क्लास को शेयर कर दें, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लास डेली आपको कितने बजे मिलती है? 8 बजे, इसी टाइम पे मिलती है। और ये क्लास का सीक्वेंस चल रहा है कब तक? बीपीएससी तैयारी 3.0, 4.0, यूपीटीजीटी, उत्तराखंड एलटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, कि आपको बार बार न पढ़ना पड़े, आप एक तैयारी करो और आपके सारे जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो उसी को ध्यान में रख के हम इस क्लास को कर रहे हैं। तो ये जो है आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सभी लोग देखिए, कल से हम बात करते हैं, कल से हम टॉपिक वाइज, क्योंकि बहुत लोगों का ये आ रहा है कि सर टॉपिक वाइज करा दीजिए, रिवीजन करा दीजिए। तो कल से जो है हम टॉपिक वाइज करेंगे। 10 दिन में 10 टॉपिक की बात करेंगे हम। तो डेली एक टॉपिक को हम उठाएंगे और 10 दिन में 10 टॉपिक उठाएंगे। और आपका पूरा रिवीजन की हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पेपर से पहले पहले, तैयारी 3.0 के पहले पहले आपको आपका एक बार पूरे सिलेबस से आपका क्या करा दिया जाए, आपका रिवीजन करा दिया जाए, क्वेश्चन करा दिया जाए, ठीक है ना। तो चलो, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसके अलावा हम बता दें तो अंतिम प्रहार बैच जो यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत 21/6/2024 से हो गई है। इसके लिए कुछ नहीं करना, 9628959237 या 8318489291 पे संपर्क करना है, कॉल करना है या मैसेज कर देना, हमारी संस्था आपसे संपर्क कर लेगी। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रॉस वेबर परीक्षण मापन करता है न्यूनतम मांसपेशी, पूर्ण मांसपेशी शक्ति, अधिकतम मांसपेशीय शक्ति या सापेक्षित मांसपेशीय शक्ति। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप सभी हमें देंगे, जल्दी से दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी से बताइए। क्रॉस वेबर परीक्षण क्या होता है? क्रॉस वेबर परीक्षण क्या होता है? जल्दी से बताओ। एक बार क्लास आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार क्लास आप लोग शेयर कर दो भैया। जितने ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ज्यादा आप लोगों को भी फायदा होगा और हमको, क्योंकि एक कंपटीशन का माहौल आप लोगों के बीच में बनेगा और जिससे क्या होगा, आपका भी पढ़ने में क्या होगा, मन लगेगा। क्या होगा? आपका भी पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जितने ज्यादा लोग रहते हैं उतने ज्यादा आप भी ईमानदारी के साथ क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक है ना। चलो, तो याद रखना, अगर मैं क्रॉस क्रॉस वेबर टेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो क्रॉस वेबर टेस्ट हो, ये न्यूनतम मांसपेशी शक्ति को मापने का काम करता है। क्या? न्यूनतम मांसपेशी शक्ति को यह क्या करता है, यह मापने का काम करता है, ठीक है ना। न्यूनतम मतलब जो भी कम से कम शक्ति है, मतलब किसकी मांसपेशियों की जो शक्ति है उसके विषय में यह क्या करता है, यह जो है चर्चा करता है। आपका कौन? आपका ये क्रॉस वेबर टेस्ट, ठीक। अब क्रॉस वेबर टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्रॉस वेबर टेस्ट किस सन में आया था? तो याद रखना 1954 ईस्वी में आया था। और 1954 ईस्वी में किसने इसको इजाद किया था? अगर इसकी मैं बात करूं तो याद रखना डॉक्टर हैंस हंस क्रॉस और डॉक्टर सोंजा वेबर थी। इन्होंने ही क्या किया था, इसको इजाद किया था। हंस क्रॉस एंड डॉक्टर सोंजा वेबर, वेबर ने इसको क्या किया था, इजाद किया था। इसमें कुल कितने टेस्ट बैटरीज थी? तो याद रखना 6 टेस्ट बैटरीज इसमें होती हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं आपका, तो आपके इसमें किसकी मांसपेशियों की बात करता है? तो यह अपर भाग की, आगे के भाग की बात करता है, पीछे की बात करता है, लोअर की बात करता है, अपर की बात करता है। तो अपर की मांसपेशियां और लोअर की मांसपेशियों को यह क्या करता है, उनकी शक्ति का मापन करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एब्डोमिनल प्लस पोज होता है, उसके बाद में एब्डोमिनल माइनस पोज होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों तो पोजेज एंड लोअर एब्डोमिनल मसल होता है। इसके अलावा अपर बैक मसल होता है, लोअर बैक मसल होता है, फ्लोर टच होता है, लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल की बात इसमें की जाती है। तो टोटल 6 आइटम होते हैं, 6 बैटरीज होती हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है।
विथ डायग्राम अगर आपको देखना हो तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे चले जाना, यूट्यूब पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलो क्या करा, बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम, क्या यहाँ पे 3 होगा, 3 नहीं होगा, देख रहे हो 3 लिख दिया है। 3 सेकंड नियम कहाँ उपयोग होता है, प्रतिद्वंदी प्रतिबंधित क्षेत्र में, निजी प्रतिबंधित क्षेत्र में, केंद्रीय वृत्त पर, 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया में। बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम कहाँ होता है, 3 सेकंड का रूल क्या कहता है बास्केटबॉल में। चलिए रंजना, मधु, कृष्णा, महेश, रीना, निशा, चलिए भरत सिंह, अंजलि वर्मा, सभी लोग आ जाएं, ठीक है ना। तो बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम कहाँ उपयोग होता है, तो बास्केटबॉल में जो 3 सेकंड नियम होता है यह आपका किस जगह होता है, तो याद रखना क्या होता है, ये होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। क्या होता है, इस तरीके से देखोगे तो ये होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी विपक्षी टीम का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसमें कोई विपक्षी टीम जो है 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता है। 3 सेकंड से ज्यादा अगर होता है तो उसे हम 3 सेकंड फाउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 सेकंड का नियम का उल्लंघन बोलते हैं। तो याद रखना ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में 3 सेकंड का नियम चलता है कि किसी प्रतिबंधित के प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 सेकंड से ज्यादा व्यक्ति नहीं रह सकता है, याद रखना। तो आंसर नंबर ए होगा, याद रखना। कुमारी सृष्टि, गुड इवनिंग। चलो आगे बात करते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या करा, अगर मैं, हाँ इसमें थोड़ा सा और देख लो, अगर मैं बास्केटबॉल पे चर्चा कर रहा हूं तो बास्केटबॉल के विषय में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बास्केटबॉल का जो भी आपका क्या फेडरेशन कब बना, बास्केटबॉल में और क्या क्या चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों के विषय में हम क्या करेंगे, एक एक करके देख लेंगे। किसके विषय में, बास्केटबॉल के विषय में। तो अगर हम बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि बास्केटबॉल में अगर कि सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो याद रखना बास्केटबॉल को ओलंपिक में 1936 के ओलंपिक में, कब 1936 के में क्या किया गया, इसको ओलंपिक में शामिल किया गया। किसको, पुरुषों को। अब महिलाओं को जब पूछता है तो याद रखना 1976 ईस्वी में किसको, महिलाओं को शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें एशियन खेल में इसको कब शामिल किया गया, तो 1951 में क्या किया गया, एशियन खेल में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बास्केटबॉल खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना कैजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको कैजर्स कहा जाता है, याद रखना किसको, बास्केटबॉल के खिलाड़ी को। जैसे मुक्केबाज को पुगलेट्स कहा जाता है, बैडमिंटन टेबल टेनिस के प्लेयर को क्या कहा जाता है, पैडलर कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैडमिंटन के शटलर कहा जाता है। तो इसी तरीके से इसके प्लेयर को क्या कहा जाता है, तो कैजर्स कहा जाता है। यह आप क्या रखोगे, यह आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसमें 2 क्वेश्चन और पूछता है यूपी टीजीटी वालों के लिए खास करके कि विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी किसके लिए है, तो याद रखना यह पुरुषों की ट्रॉफी होती है विलियम टॉड मेमोरियल, जो कि बास्केटबॉल से संबंध रखती है। और महिलाओं की बात करें तो बसालत झा पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि बसालत झा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो बसालत झा ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित होता है। यह आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, आविष्कारक कौन है, तो ये आप क्या बताओगे कौन है, तो याद रखना जेम्स नाइस्मिथ। कौन, जेम्स नाइस्मिथ, नाइस्मिथ। अब ये क्या थे, ये एक प्रोफेसर थे। तो इन्होंने क्या किया कि बच्चों को देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले क्या होता था कि एक ऐसी बास्केट बनाई और टांग दी, उसमें बास्केट में बॉल डालना होता, तो जितनी बार बास्केट करता था उतनी बार जाके बास्केट को, बॉल को बास्केट से निकालना पड़ता था, ठीक है ना। तो यही शुरुआत इन्होंने किया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बास्केटबॉल का जो FIBA होता है, इसका जो संगठन होता है, महासंघ जो होता है, अंतरराष्ट्रीय संघ, वह कब बना, तो याद रखना 1932 ईस्वी में क्या बना, FIBA। क्या, FIBA बना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के किस जगह पे, मीस में है। अध्यक्ष की अगर बात करें तो हामने नियांग है इसके अध्यक्ष हैं आपका।
ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि इसका भारतीय संघ कब बना, तो 1900, जब आपका देश क्या हुआ, संविधान लागू हुआ उसी में, तो याद रखना 1950 क्या हुआ, तो 1950 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था देश आजाद हुआ तो भारत ने क्या खेला, और देश जब क्या हुआ, जब संविधान लागू हुआ तब क्या खेला, ठीक है ना। तो बीएफआई की स्थापना हुई थी, इसका अगर आप जानते हो मुख्यालय दिल्ली में। इसमें कुछ मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट आप सब जानते ही हो कि कोड की लंबाई कितना होता है, यह कई बार पूछा गया है, तो 28/15 इसके कोड की माप होती है। लाइन की चौड़ाई कितना होता है, तो याद रखना 5 सेंटीमीटर। याद रखना जब भी गेम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, खास करके उत्तराखंड वाले, ध्यान रखना कि जब भी गेम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उसमें यह आप जरूर याद रखना कि 3-4 मेजरमेंट को एक साथ देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन है तो 3 स्टेटमेंट सही रहेगा, 3 मेजरमेंट सही रहेगा, लेकिन उसमें से एक ही मेजरमेंट गलत होगा। तो याद रखना ऐसे नहीं पूछेगा कि कोड की माप कितना है, वो 3-4 लाइन दे देगा और उसमें से पूछेगा इनमें से गलत कौन सा है। तो कृपया करके जब भी पढ़े तो पूरा मेजरमेंट पढ़े, सारी चीजें पढ़े, ठीक है ना, याद रखना ये सब। अब ये देखो, ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र की हमने बात की, तो इस प्रतिबंधित क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितना होगी आपसे अगर मैं पूछ लूं तो कितना होगा, तो याद रखना 5.8 इंटू 4.9 मीटर क्या होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र होता है आपका। याद रखना 3 पॉइंट गोल का त्रिज्या कितना होता है, तो याद रखना 6.75 होता है। उसके बाहर से करने पे 3 पॉइंट, अंदर से करने पे 2 पॉइंट मिलता है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें बैकबोर्ड होता है, रिंग होती है, रिंग की हुक होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक ही क्लास में इतना कुछ बताना एक ही क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैं एक आपको क्या करता रिवीजन की तरह करवाता हूं, ठीक। किसी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 45 मैच खेले गए, प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार मैच खेला। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बता दो। किसी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 45 मैच खेले गए, कितने मैच, 45 मैच खेले गए। प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार मैच खेला। जितनी टीमें हैं वो सब जो है क्या की, एक दूसरे से मैच खेली हैं। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी होगी, बताओ जल्दी से भाई। तो क्या बताओगे, सबका एक के उत्तर, सबका एक ही उत्तर आएगा। तो याद रखना टोटल क्या होगा, तो क्या बताओगे, है 10 टीमें होंगी। कितनी टीमें, 10 टीमें होंगी, याद रखना। चलो, निम्न में से परीक्षण था माप के लिए कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, निम्न में से परीक्षण था माप के लिए कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यवहार्यता, मुश्किलें, भरोसेमंद स्तर, वैधता, वस्तुगत स्तर, क्या होगा, क्या होगा। निम्न में से परीक्षण था माप के लिए कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माया कुमारी गुड इवनिंग। क्लास आप लोग शेयर नहीं करते हो, मजा आता नहीं है। इसी तरीके से रहा तो फिर मजा नहीं आता है। देखो, कम से कम क्लास शेयर करो, संख्या बढ़ाओ। हाँ, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए तुम लोगों का, ये स्थिति रहता है वही चीजें होती हैं। निम्न में से परीक्षण था माप के लिए कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखना वैलिडिटी। बिना वैलिडिटी के मैंने बताया था कि कोई भी परीक्षण, उसके लिए क्या क्या ऑथेंटिक कब होगा, ऑथेंटिक कब होगा उसके लिए, तो याद रखना उसको मैंने बताया था प्रशासनिक, आपका वैज्ञानिक मापदंड,
उसके अलावा आपका क्या, उसका जो प्रयोग होगा दैनिक जीवन में वो। तो अगर मैं बात करूं तो वैज्ञानिक मापदंड की देखेंगे तो वहां पे क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही वैलिडिटी की बात करता है कि क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी टेस्ट किसी पे यूज कर रहे हो ना, जो टेस्ट जिसके लिए बनाया गया है वह टेस्ट उसी के लिए होना चाहिए, याद रखना, ठीक, वैध होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के आयोजन का आधार होना चाहिए संस्था का वातावरण, समय की उपलब्धि, आयु तथा लिंग विशेषताएं, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की संख्या। क्या होगा, शारीरिक शिक्षा में क्रियाकलापों का आयोजन का आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों का आयोजन की जब भी बात करेगा तो इसका क्या आंसर होगा, तो याद रखना आयु लिंग की विशेषताएं। जब भी आप क्या करोगे, क्रियाकलाप कराओगे, जब भी कोई भी आप क्या कराओगे, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कराओगे, या मान लो कोई आप वर्कआउट ही करा रहे हो, तो वर्कआउट में हम क्या सबसे ज्यादा सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं, संस्था का वातावरण तो ठीक है, समय की उपलब्धता भी, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की संख्या, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो मेन चीज होता है वो हम इसको ध्यान देंगे कि हम जो भी गेम करा रहे हैं, जो भी खेल करा रहे हैं, वह किस आयु के बच्चों के लिए है और किसके लिए है, लिंग क्या है। अगर पुरुष है तो उसकी चीजें अलग होंगी, महिला है तो उसका अलग होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन अलग होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन अलग होगा। अगर सीनियर है तो उसका फील्ड ऑफ ग्राउंड अलग होगा, अगर जूनियर है तो उसका फील्ड ऑफ ग्राउंड अलग होगा, अगर महिला है तो उसका फील्ड ऑफ ग्राउंड अलग होगा। तो वही चीजें हैं कि आयु और लिंग की विशेषताओं पर हम विशेष ध्यान देंगे, या आप याद रखो। चलो छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है, बिल्ली, छोटी आंत, मेडुला, गुर्दा, वेंट्रिकल, हृदय, लैरिंक्स, आंखें। क्या होगा बताओ, क्या होगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा, देखो अगर मैं बिलाई की बात करूं तो यह बिलाई को ही हम क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। और यह जो रसांकुर होता है यह कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। यह क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है। जो कुछ भी आप खाए पिए हो, पानी को छोड़ के यह सारी चीजों को और विटामिन को छोड़ के यह क्या करता है, सारी चीजों का अवशोषण कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, सक कर लेता है। उसी को हम बिलाई कहते हैं। या कैसा होता है, तो यह उंगली नुमा संरचना होती है, ठीक। उसके बाद में मेडुला की बात करें तो गुर्दा मतलब किडनी। तो ये जो मेडुला होता है, यह मेडुला, तो यह मेडुला कहाँ होता है, तो ये जो किडनी पे क्या होते हैं, जो आपके आपका कॉर्टेक्स और मेडुला, या क्या होता है, यह जो इस तरीके से जो सेम के आकार की ये किडनी होती है, इस सेम के आकार की जो किडनी होती है ना, तो इस पे इस तरीके से जो क्या होता है, एक इधर रखा हुआ होता है और एक जो है इधर रखा हुआ होता है। तो ये जो दोनों रखे हुए हैं, ये दोनों क्या हैं, यह दोनों जो हैं आपके क्या हैं, तो यह दोनों चीजें जो हैं आपके, हम क्या कहते हैं कि यह आपकी ग्रंथि है, ग्लैंड है, पिट्यूटरी आपका, इसको कौन सी ग्लैंड कहते हैं, तो वृक्क ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और इसी का एक भाग होता है क्या, मेडुला। क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला इसी के अंदर होता है, तो याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं वेंट्रिकल। तो जायज सी बात है, वेंट्रिकल कहाँ होता है, आपका हृदय के अंदर होता है, हृदय में पाया जाता है वेंट्रिकल। उसके बाद में अगर लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स क्या होता है, यह होता है आपका वॉइस बॉक्स, वॉइस वॉइस बॉक्स। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आपका स्वर तंत्र, स्वर तंत्र। तो यह आपके गले में पाया जाता है, ना कि आंख में पाया जाता है, तो यही असंगत है, याद रखना, ठीक है ना। चलो कहाँ कैट लिखा है भाई, अरे बिल्ली, अरे बिल्ली नहीं, बिल्ली भाई मत समझना इसको, ये बिल्ली है, बिल्ली, बिल्ली होगा, इसको सही कर लेना, बिल्ली नहीं है, ठीक है ना।
चलो, अरे इतना तो थोड़ा बहुत तो सोच लो, जो चीजें वैसी हैं। क्या कह रहा, लंबी अवधि की प्रशिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित योजनाएं सम्मिलित हैं। मीजो चक्र योजना, माइक्रो चक्र योजना, ओलंपिक योजना, मैक्रो चक्र योजना। योजनाओं की अवधि की दृष्टि से आरोही क्रमबद्ध है। क्या? आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में हमको सजाना है। कैसे? बढ़ते हुए क्रम में हमको इसको क्या करना है? सजाना है। तो बताओ क्या होगा, जल्दी से। मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बात कर रहा है। तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से कि लंबी अवधि की परीक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित योजनाएं सम्मिलित हैं, तो देखो अगर मैं बताता हूं, सबसे बड़ा क्या होता है? मैक्रो होता है। तो मैंने यहां ये नहीं कहा कि बड़े से छोटे की ओर चलना है। क्या? छोटे से बड़े की ओर चलना है। क्या? छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सबसे छोटा चक्र कौन सा होता है? माइक्रो चक्र। उसके बाद फिर क्या होता है? बीच का होता है मीजो चक्र। और सबसे बड़ा होता है क्या है आपका? माइक्रो चक्र। क्या होता है? फिर होता है आपका माइक्रो चक्र। और माइक्रो चक्र के बाद फिर क्या होता है? ओलंपिक आयोजन होता है। तो याद रखना, एक, दो, तीन और चार। तो देख लो कैसे होगा। पहले एक नंबर पे माइक्रो, दो एक नंबर पे किसमें है? तो इसी में है और इसमें है, बाकी इसमें और इसमें है नहीं। फिर एक के बाद फिर दो किसमें है? सॉरी, ये किसमें है? दो के बाद फिर एक, एक किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अवनी एंड रेयांश, उत्तराखंड एलटी के लिए प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन नहीं करवा रहे हैं क्या? हाँ, अरे ये ऑनलाइन नहीं है तो क्या है, ऑफलाइन है भैया। ये क्या है? ये भी तो ऑनलाइन है, अब कैसे कराएं? हैंग टेक्निक किससे संबंधित है? ऊंची कूद से, लंबी कूद से, जिम्नास्टिक से, टेनिस से? बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। हैंग टेक्निक किससे संबंधित है? ऊंची कूद, लंबी कूद, जिम्नास्टिक, टेनिस। टेक्निक की बात कर रहा है तो सबकी टेक्निक अलग अलग होती है। जितने भी होते हैं सबकी टेक्निक क्या होती है? सब चीजों का टेक्निक क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका ये जो हैंग टेक्निक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और बहुत सारी टेक्निकें होते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है हैंग टेक्निक, तो ये किससे संबंधित है? उसी प्रकार से लंबी कूद के लिए होता है, ऊंची कूद के लिए होता है, जिम्नास्टिक के लिए होता है, टेनिस के लिए होता है। तो वही पूछ रहा है, टेक्निक मतलब किस प्रकार से आप कूदेंगे, किस प्रकार से आप कूदेंगे। जल्दी से बता दो भाई। हाँ, जल्दी से बताओ। चलो, तो हैंग टेक्निक किसमें होती है? तो लंबी कूद में। किसमें होती है? तो याद रखना, हैंग टेक्निक किसमें होती है? लंबी कूद में होती है, याद रखना। ऊंची कूद में नहीं होगी। अब आप सोचोगे हैंग मतलब टंगना होता है ऊंचा, तो ऊंच के ऊंची कूद में ऊंचेंगे फिर वो करेंगे, तो ना भैया। यहाँ क्या होगा ये याद रखना, यह किससे है? या आपके लंबी कूद से संबंधित है, याद रखना। इसमें क्या क्या होता है? इसमें हैंग टेक्निक होती है। हैंग टेक्निक के अलावा और क्या होता है? हिच किक। क्या होता है? हिच किक होती है, ठीक है ना। HITCH, हिच किक स्टाइल, ठीक। हिच किक स्टाइल मतलब कि पैडल मारते हुए आगे बढ़ने को ये हिच किक बोला जाता है। उसके बाद में सेल स्टाइल, क्या होता है? सेल स्टाइल होती है, याद रखना। क्या होता है? सेल मछली होती है ना, उसकी तरह, सेल की तरह, ठीक।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे ऊंची कूद की स्टाइल कौन कौन सी होती है, तो ऊंची कूद की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ऊंची कूद में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर मैं इसकी बात कर दूं तो ऊंची कूद में याद रखना आपका क्या होता है, एक होता है सीजर्स, मतलब कैंची जानते हो ना, तो उस तरीके से ये सीजर्स गांव देश में अगर आप देखोगे तो इस विधि का ज्यादातर लोग इसी विधि का प्रयोग करते हैं, सीजर्स विधि का। उसके बाद में फिर होता है ईस्टर्न रोल, क्या होता है, ईस्टर्न ईस्टर्न रोल। फिर क्या होता है ईस्टर्न रोल के बाद में बात करें तो फिर क्या होगा, वेस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल। उसके बाद में फॉसबरी फ्लॉप, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही क्या, फॉसबरी फ्लॉप। ये डिक फॉसबरी ने इसको इजाद किया था, किसने, डिक फॉसबरी ने इजाद किया था। और एक होता है स्टडल रोल, क्या होता है, स्टडल रोल होता है। तो याद रखना, इनकी टेक्निक के विषय में चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से वायु गति मापक यंत्र कौन सा है, स्टेडियोमीटर, गैल्वेनियोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर, क्या होगा जल्दी से बताओ। क्या होगा, स्टेडियोमीटर किसको नापते हैं हम, तो क्या बताओगे, ऊंचाई को नापने के लिए बार बार मैंने बताया है, ठीक है ना, हैंग टेक्निक, लंबी कूद, हाँ तो वही तो बताया गया सर, क्वेश्चन हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइए ना। दीपक राय पूज्य, अब है इसमें क्या है, आपको हिंदी इंग्लिश लाए मेरे भाई, कि वायु गति मापक यंत्र मतलब वायु की स्पीड को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। अब स्टेडियोमीटर को इंग्लिश में स्टेडियोमीटर ही कहेंगे, गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर ही कहेंगे, एनीमोमीटर को एनीमोमीटर, ए मीटर को ए मीटर ही कहेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या हिंदी और इंग्लिश लाए, हाँ चलो, तो याद रखना एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं, हम एयर की गति को मापते हैं, क्या नापते हैं, एयर की गति को नापते हैं, याद रखना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शोध अध्ययन की सीमा को इंगित करता है, अध्ययन का क्षेत्र, परिसीमन, मापदंड, महत्व। शोध की सीमा को कौन, ये थोड़ा सा रिसर्च का टॉपिक है, ये आपका जहां तक है, अगर ये आएगा तो उत्तराखंड एलटी में आएगा, बाकी बीपीएससी वाले इस पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। अब कल से जो टॉपिक होंगे ना वो बीपीएससी को टारगेट किया करके होगा, क्योंकि बीपीएससी का जो पेपर है वो नजदीक है, तो एकदम पूर्ण रूपेण उसमें सारे क्वेश्चन वही होंगे जो हूबहू बीपीएससी में आने वाले हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन को कल लिया जाएगा कल से, और टॉपिक वाइज होगा आपके रिवीजन के लिए, कि जिससे कि आपका सारा टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। 10 दिन 10 टॉपिक की हम चर्चा करेंगे कल से, ठीक है ना। तो 10 का दम 10 टॉपिक 10 दिन, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम देखेंगे। चलो, तो हम बात करेंगे आपसे, निम्न में से कौन सा शोध अध्ययन का क्या है, सीमा को इंगित करता, अध्ययन का क्षेत्र, परिसीमन, मापदंड और महत्व, बताइए क्या होगा। तो याद रखना परिसीमन, ये जो परिसीमन होता है यह क्या होता है, यह जो है शोध की सीमा। अरे सीमा जब भी आएगी, सीमा जब भी आएगी, सीमा मतलब हैदर वाली सीमा नहीं, वहां वाली हैदर सीमा, हैदर की बात मत समझ लेना, वहां वाली पाकिस्तान वाली सीमा की बात मत समझना यहाँ, कि सचिन वाले के चला जाएगा, ठीक है ना। ये जो सीमा है, इस सीमा का मतलब ये है कि परिसीमन, इस मतलब बॉर्डर की बात कर रहा है, कि जो किसी चीज का निर्धारण करता है, बॉर्डर लाइन की बात करता है, तो वो होता है परिसीमन। जैसे आप चुनाव देखे होंगे, तो चुनाव में क्या होता है, एक आपका परिसीमन किया जाता है। परिसीमन कहने का मतलब कि ये देखा जाता है कि वह क्षेत्र की आबादी कितनी है, चीजें कितना है, उसका एक क्या कहा जाता है, इसका एक बाउंड्री लाइन दिया जाता है, कि हाँ ये जो है इतना दायरे में यह रहेगा। तो वही चीज की बात कर रहा है कि अध्ययन की सीमा को इंगित कौन करता है, परिसीमन, ठीक है ना। चलो बता दिया जाएगा, कल बता दिया जाएगा, कल कौन सा टॉपिक होगा सविता कुमारी जी, अभी पढ़िए उसके बाद बता जाएगा, ठीक।
निशा सहगल जी, सर जी स्टेट का रिजल्ट तो अभी तक आया ही नहीं। अरे अभी नहीं आया है तो उसका आएगा, ये तो टीआरई 3 वालों के लिए है ना, टीआरई 3 का तो पेपर होना है कि उनको छोड़ दिया जाए। हाँ, सीमा को पाकिस्तान मत जाने दो, दूसरी सीमा तुम लोग बना दोगे उसको। चलो, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अध्ययन में शामिल नहीं है? पाकिस्तान जो है हमेशा सीमा सीमा करता था, बॉर्डर लाइन करता था, और बॉर्डर लाइन क्रॉस करके सचिनवा जो है सीमे को उठा लाया। हाँ, यही ना हुआ, सचिन ने क्या किया, सीमा को उठा लाया। तो वही बात है कि क्या कह रहा था, पाकिस्तान जब देखो तब एक ही चीज कहता है, कश्मीर मेरा है, सीमा में घुस गया, ये हो गया वो हो गया। तो उसने कहा ले भैया मैं सीमा में ही घुस के सीधे सीमा को ही उठा लाता हूँ। हाँ, वही वाली हाल हो गई। चलो बताइए क्या होगा, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अध्ययन में शामिल नहीं है? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मापन, क्या होगा? ये सब क्वेश्चन जो है आपके उत्तराखंड अल्टी के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, ठीक है ना। चलो, तो याद रखना व्यक्तिगत अध्ययन की अगर हम बात करें तो अगर अवलोकन की बात करते हो तो अवलोकन क्या स्वावलोकन की बात करता है खुद में भी, तो यह तो व्यक्तिगत होता है। साक्षात्कार भी क्या होता है, इंटरव्यू भी क्या होता है, वह भी व्यक्तिगत होता है। प्रश्नावली भी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन मापन जो होता है वह व्यक्तिगत नहीं होता। मापन का जो भी होगा मेजरमेंट जिसके लिए होगा सबके लिए सेम होता है। हाँ, कोई भी होगा, ठीक है। माधुरी पाल जी, यूपी टीजीटी भी रहेगा, यूके भी रहेगा, सबका रहेगा। हाँ, चलिए, तो क्या होगा, मापन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड, बुलसाई, कैडी, ड्यूस, गोगली, क्रिकेट, टेनिस, निशानेबाजी, गोल। ये एक तरफ शब्द है, एक तरफ आपके क्या है, खेल है। वह किस खेल से संबंधित है इसकी बात करेगा। ए बी सी डी, 3 4 2 1, 1 3 4 2, 2 4 3 1, 3 1 2 4, क्या होगा जल्दी से बताओ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बुलसाई, तो बुलसाई किससे संबंधित होता है, निशानेबाजी से। अब पूछोगे भैया बुलसाई होता क्या है, ये इस तरीके से टारगेट पॉइंट होता है ना गोला सा, ये मेरा थोड़ा गोला नहीं बना, तो ये जो होता है ये टारगेट पॉइंट, इसी को यहाँ पे जो निशाना लगाया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बुल्स आई बोलते हैं। कैडी का अगर मैं बात करूं कि कैडी क्या होती है, तो कैडी किससे संबंधित होता है, तो आप कैडी बताओ किससे संबंधित होगा, आपका क्रिकेट से, टेनिस से, निशानेबाजी से, या गोल्फ से। तो कैडी किससे संबंधित होता है, तो गोल्फ से संबंधित होगा। ड्यूस की बात, कैडी क्या होती है, उसका जो गोल्फ मारने वाली छड़ी होती है उसी को हम कैडी बोलते हैं। ड्यूस किससे संबंधित होता है, ड्यूस आपके टेनिस से संबंधित होता है। और गूगली किससे संबंधित होता है, तो वह क्रिकेट से संबंधित होता है। गूगली बॉल आप लोग जानते ही हो। और ड्यूस के विषय में मैंने बताया ही है कि ड्यूस क्या होता है। जब आप टेनिस का चैप्टर पढ़ोगे तो टेनिस में मैंने ड्यूस अच्छे से समझा रखा है कि ड्यूस हम किसको कहते हैं, किस तरीके से बॉल जाती है तो हम उसको ड्यूस बोलते हैं। ठीक, चलो, तो इसका आंसर क्या हुआ, मिला लो। ए का 4 किस में है, ए का 4 किसी में नहीं है क्या, बोल अच्छा ए का 3 है, ए का 3, ए का 3 इसमें नहीं है, इन 3 में है। फिर 2 का 4 किस में है, 3 के बाद 4 इसमें है, 3 के बाद 4 जो है इसमें नहीं है। तो यही होगा आंसर, आंसर नंबर क होगा, ए होगा। चलो, माधुरी पाल जी, यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे एलटी हो, सबका टॉपिक पढ़ाए हैं भैया, सबका पढ़ाए हैं, किसी का नहीं छोड़े हैं। स्ट्रेचिंग क्रियाएं निम्न में से किसकी प्रगति करती हैं, शक्ति का, स्नायु दशा का, गति की, संतुलन का, लचीलापन का। स्ट्रेचिंग क्रिया किसकी प्रगति करती है, किसको बढ़ाती है।
तो अगर मैं इसकी बात करूं कि स्ट्रेचिंग क्रियाएं निम्न में से किसकी प्रगति करती हैं, तो स्ट्रेचिंग क्रियाएं जो हैं वह किसकी प्रगति करती है? स्ट्रेच करना। स्ट्रेच करना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेगा, लचीलापन की बात करेगा, न कि गति संतुलन की बात करेगा, न तो स्नायु की दिशा की बात करेगा, न शक्ति की बात करेगा। अब अगर मैं संतुलन की बात करूं तो संतुलन के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या बताओगे संतुलन के कितने प्रकार हैं? तो संतुलन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्थिर, एक होता है अस्थिर संतुलन, दूसरा होता है शून्य संतुलन होता है। हाँ, तो स्थिर संतुलन क्या होता है? स्थिर संतुलन वह होता है जिसमें कि अगर हम केंद्र, आपका गुरुत्व केंद्र अगर शिफ्ट भी कर दे तो वह फिर से अपनी जगह पे आ जाए। और उसके बाद में अगर मैं अस्थिर की बात करूं तो ऐसा जिसमें गुरुत्व केंद्र अगर उस जगह से हट जाए तो फिर दोबारा उस जगह पे वापस ना आए। और शून्य का आप जानते ही हो कि न तो वह स्थिर अवस्था में रहती है, न तो आपका क्या, वह स्थिर अवस्था में भी नहीं रहती और अस्थिर अवस्था में नहीं, वह जिस हिसाब से सिचुएशन होता है उस हिसाब से ढल जाती है। तो जैसे अगर पंचिंग बैग पूछे कि पंचिंग बैग किसका उदाहरण है, तो याद रखना स्थिर का होता है, याद रखना स्थिर संतुलन का। अस्थिर की बात करें तो ड्राइव लगा के कैच जो लेता है व्यक्ति वो क्या हो गया? वो अस्थिर की बात करता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो आपका शून्य की बात करेगा। तो इसी तरीके से हम चीजों को समझते हैं। चलो, प्रशिक्षण में सुपर कंपनसेशन प्रभाव का कारण है अनुपयुक्त अनुपात भार और विश्राम के मध्य, भार और विश्राम के मध्य उपयुक्त अनुपात, मालिश उपरोक्त सभी। यह कह रहा है कि भार और विश्राम मतलब रेस्ट और वेट के बीच का जो क्या हो कि उनके बीच का अनुपात सही नहीं, रेशियो ठीक नहीं है, या भार और विश्राम के बीच जो है उसका जो रेशियो हो क्या हो, अच्छा हो, तो उसको हम कहते हैं, या जो मालिश होती है उसको हम कहते हैं, या उपरोक्त में से तीनों को कहते हैं। सुपर कंपनसेशन क्या होता है? सुपर कंपनसेशन मतलब मैंने बताया था, सुपर कंपनसेशन मतलब मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था। सुपर कंपनसेशन के विषय में मैंने कई बार बता दिया है आप लोगों से कि सुपर कंपनसेशन होता क्या है। देखो, सुपर कंपनसेशन का मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो एडॉप्टेशन की बात, क्योंकि सुपर कंपनसेशन का मतलब ये हुआ, मान लो कोई व्यक्ति है, वह वर्कआउट करता है करता है करता है करता है करता है यहां तक गया, फिर डिक्लाइन होने लगा, फिर यहां तक आया, फिर उसके बाद में रेस्ट लिया, रेस्ट के बाद में दोबारा आप जब वर्कआउट करने जाएगा तो पता चला इससे तो ज्यादा ही वो वर्कआउट करेगा, फिर आएगा, फिर दोबारा इससे भी ज्यादा वर्कआउट करेगा फिर। तो यही क्या होता है, यही होता है जो ये ग्राफ बढ़ रहा है ना, ये मतलब भार को जब एडॉप्ट कर लेता है तो उसके बाद उसमें क्या होती है, परफॉर्मेंस इनहेंस होती है, बढ़ती है। तो भार और विश्राम के मध्य जो क्या होता है, अनुपात होता है, वह कैसा होता है? तो आप क्या बताओगे कि वह कैसा होता है? वह उपयुक्त तो होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हम लोड दिए तो यहाँ पे लोड दिए तो ये क्या हो गया, ये यहाँ तक पहुंचा, फिर विश्राम किया, अब विश्राम के बाद फिर जब लोड दिया तो यह लोड यहाँ तक, तो इसका क्या हुआ, नॉर्मल अब स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद ये जो क्या करेगा, इसके परफॉर्मेंस में इनहेंस होगा। और ये चीज हर बार होगा, कब तक होगा, जितनी बार वह विश्राम करके आगे जाएगा, क्योंकि यहां तक तो अब क्या हो गया, यहां तक तो उसको थकान नहीं लगी, क्यों, क्योंकि इस बार को वह अडॉप्ट कर चुका है। अब इसके ऊपर जब जाएगा तब उसको थकान आएगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको फिर से क्या होना पड़ेगा, रेस्ट में फेज में आना पड़ेगा, फिर रेस्ट मूड में आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, इतना तक तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना तक तो वो अडॉप्ट कर चुका है। अब इसके ऊपर ही उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इनहेंस होगी, बढ़ेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण सुपर कंपनसेशन का प्रभाव, मतलब कि ट्रेनिंग पे सुपर कंपनसेशन का क्या इफेक्ट है उसकी बात करता है। तो यह जो है यही होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सुपर कंपनसेशन के भी विषय में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होती है? विटामिन के, वसा के, प्रोटीन के, या कार्बोहाइड्रेट के? बताओ जल्दी से। सविता अमित पांडे, सर बीएचयू पीजीटी का क्लास कब से शुरू होगा? उसका भी शुरू करा देंगे, जल्द ही शुरू करा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? तो आप क्या बताओगे कि ट्रिप्सिन जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो याद रखना, प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है? आपका ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? आपका ट्रिप्सिन जो होता है इसी के,
विटामिन की अगर मैं बात करूं कि ये जो विटामिन होता है, इस विटामिन का पाचन क्या करे, तो इसका पाचन नहीं होता। इस विटामिन को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। विटामिन पचता नहीं है क्योंकि यह ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका क्या पाचन करोगे। वसा की अगर मैं बात करूं तो वसा के पाचन में बहुत सारे क्या होते हैं, आपके एंजाइम कार्य करते हैं। पहला नंबर तो अगर मैं बात करूं तो जो लीवर से आपका क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, वही वसा के उसमें पाचन में आपका क्या करता है, आपका सहयोग देता है, क्योंकि उसका क्या करता है, वह पाइसीकरण करने के रूप में काम करता है। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। मुख से जब स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बताया है, मुख में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, सॉरी, क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। वो टाइलिन क्या करता है, इसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। तो इसी तरीके से आपको क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंडा, क्या होगा बताओ। लाइपेज जो है, हाँ लाइपेज जो है वो क्या करता है, वो फैट को पचाने का काम करता है। लेकिन लाइपेज कब उसमें वर्क करता है, जब वह क्या करता है, जब आपका बाइल जूस जो है उसमें कार्य कर चुका होता है, उसकी बूंदों को, बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ चुका होता है तब। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो याद रखना सोयाबीन होता है। सोयाबीन से बड़ा कुछ भी नहीं होता प्रोटीन के लिए। ठीक, प्रोटीन जो है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अति आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोर नामक रोग हो जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक व्यक्ति को सामान्य कार्य हेतु कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 1700, 2000, 2500, 3000, 4000, 4500, 3000, 3500 कैलोरी, कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता, एक सामान्य व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नॉर्मल इंसान है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जल्दी से बताओ। बताओ भाई कितना होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं तो इसके विषय में देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा, प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा, अगर प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा की मैं बात करूं तो जो आवश्यक बुनियादी ऊर्जा होता है, तो याद रखना जो, तो हम इसको क्या कहते हैं, आवश्यक बुनियादी ऊर्जा प्लस फालतू ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, इसी को हम निजी ऊर्जा आवश्यकता बोलते हैं। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो याद रखना कोई भी व्यक्ति हो, 1 किलोग्राम के लिए, मतलब प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम व्यक्ति को, व्यक्ति को कितने ऊर्जा की याद होती है, तो प्रति घंटे, प्रति घंटे 1.3 कैलोरी, कितना, 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यक्ति, अगर मैं मानूं, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कोई एथलीट है और उसको जो है नॉर्मल वर्कआउट नहीं कर रहा है और वो कितने किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का है, और 50 किलोग्राम का व्यक्ति है, तो उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी एक दिन में, तो आप कितना बताओगे। तो देखो 50 का है और 1.3 किलोग्राम इसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। ठीक, और उसके बाद में कितने घंटे, 24 घंटे, 1 घंटे में 1.3 किलोग्राम, कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो अगर इसको निकालोगे तो यह कितना आएगा, तो याद रखना 1560 आएगा, 1560 कैलोरी ऊर्जा की हाँ कम से कम आवश्यकता होगी। यह क्या है, यह है कम से कम क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कोई व्यक्ति है
अगर वह व्यक्ति वर्कआउट करता है तो उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो याद रखना, हर 2 किलोग्राम पे क्या, प्रत्येक 2 किलोग्राम पे 2 किलोग्राम पे 8.5 कैलोरी, 8.5 केसीएल मतलब कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कितने पर? जब वह 50 किलोग्राम का व्यक्ति होगा तब। अब अगर वर्कआउट कर रहा है तब उससे कितना, 8.5। तो मान लो कोई व्यक्ति है, वह 2 घंटे वर्कआउट करता है। कितना? 2 घंटे। ठीक, 2 घंटे क्या कर रहा है? वर्कआउट कर रहा है। तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होगी? तो 8.5 इंटू 2, क्योंकि वर्कआउट के समय उसकी ऊर्जा कितनी खपत होगी? 8.5। तो 8.5 इंटू 2, और कितने किलोग्राम का है? 50 किलोग्राम का। तो इसमें क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई, मतलब टोटल जो है उसको 850 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और कुल आवश्यकता उसको ऊर्जा की कितनी होगी? तो ये 850 वर्कआउट के समय होगी और 1560 नॉर्मल उसमें होगा। तो 1560 और प्लस 850 ये दोनों उसको शामिल होगा। तो यह हो जाएगा आपका कितना? 2410 कैलोरी। क्या? 2410 केसीएल ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक वर्कआउट करने वाला व्यक्ति, जो कि कितने किलोग्राम का है? तो वह जो व्यक्ति है वह आपका कितने किलोग्राम का है? तो वह व्यक्ति है जब 50 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का? तो वह व्यक्ति है आपका 50 किलोग्राम का। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 1700 से 2000 कैलोरी, 2500 से 3000 कैलोरी, 4000 से 4500 कैलोरी, 3000 से 3500 कैलोरी। अब आप बताओ क्या होगा? अब तो बता ही सकते हो, मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। हाँ, तो याद रखना, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा ये तो वर्कआउट और वैसी ऊर्जा की बात करता है, लेकिन वैसे देखोगे तो नॉर्मली एक इंसान को जो सामान्य कार्य करता है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यही आप क्या करोगे? आंसर करोगे। नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली उसको इतनी आवश्यकता होती है, याद रखना। 4000 से 45 तो कतई नहीं होगा। जो लोग बी आंसर दिए हैं उन सबका बी का सही है, लेकिन ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, क्या कह रहा है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन सी। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है एक बार हम देख लेते हैं। विटामिन बी 2 है। क्या है यहाँ? यहाँ बी 2 है और यहाँ बी 12 है। याद रखना, हमारे टाइपिस्ट महोदय 2 और 12 लगाना भूल गए थे, 2 12 नहीं लगाते हैं वो। तो विटामिन डी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12 क्या होगा? बताओ जल्दी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी 2, विटामिन बी 12 से क्या होता है? एनीमिया। विटामिन सी से स्कर्बी, विटामिन 2 से चर्म रोग। मिला लेना, इसमें आंसर देख लेना। विटामिन डी मतलब A का 4 किस में है? A का 4 केवल इसी में है, यही होगा। B का 3, ठीक है। फिर सी का क्या है? C का 2 है। D का 1 है, हाँ है। तो यही होगा आंसर नंबर ग। चलो, क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। व्यवसायिक नीतियां, समय सारणी बनाना, पाठ्यक्रम योजना, आयु विशेषताएं। विद्यालय का प्रकार, व्यवसायिक आवश्यकता, व्यक्तिगत भिन्नता, क्रियाकलापों का चुनाव। क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो याद रखना, व्यवसायिक नीतियां क्या है? व्यवसायिक आवश्यकता है। ठीक, समय सारणी बनाना क्या है? विद्यालय में है, विद्यालय का एक प्रकार है, एक मतलब एक वस्तु है। पाठ्यक्रम योजना क्या होती है? तो पाठ्यक्रम योजना की अगर बात करें तो यह व्यक्तिगत भिन्नता है, यह व्यक्तिगत होता है। पाठ्यक्रम किसी दूसरे के लिए नहीं होता, बच्चों के लिए नहीं होता पाठ्यक्रम।
क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो पाठ्यक्रम योजना क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। अगर 5 का बच्चा है तो 5 के लिए अलग, 6 का बच्चा है तो 6 के लिए अलग, 7 का बच्चा है तो 7 के लिए अलग, हर एक का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। आयु विशेषताओं की बात करें तो यह क्रियाकलापों का चुनाव करता है। जाहिर सी बात है, आयु के अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसको बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अब तो आप मिला ही सकते हो, उम्मीद यही है हमसे। क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 किसमें है, 2 1 3 4 है आपका आंसर नंबर ख। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है। चलिए, ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है। तो याद रखना, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है आपका ट्रिप्सिन। क्वेश्चन रिपीट हो गया है मेरे ख्याल से। एकजुटता के कारक होते हैं, सॉरी क्या है, शिक्षण के प्रति अरुचि के लिए निम्न में से कौन से प्रमुख कारक अगुवाई करते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, कौन सी समस्या क्या होता है इसकी अगुवाई करता है। बताओ भाई कौन सा होगा। तो क्या होगा, शिक्षण के प्रति अरुचि। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप में अरुचि आ रही है तो अरुचि क्यों आएगी, सामाजिक समस्या तो अरुचि आना है नहीं, प्रशासनिक समस्या, राजनीतिक समस्या, ये तो होती ही है, लेकिन सबसे ये भी होगा, अरुचि आने का कारण ये होगा, सामाजिक समस्या होगी। जाहिर सी बात है, आपको समाज से अगर प्रेशर दिया जाएगा तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। प्रशासनिक समस्या भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव दिया जाएगा तब भी आप शिक्षण कार्य नहीं कर पाओगे। राजनीतिक समस्या भी होती है, जाहिर सी बात है, आप राजनीति में लिप्त हो गए हो तो क्या करोगे, वो जाहिर सी बात है वो करेगा। लेकिन जो सबसे प्रमुख कारक होता है कि इन सब के अलावा अगर कुछ ना हो, लेकिन अगर व्यक्तिगत समस्या है तो व्यक्ति अपनी ही समस्याओं से जूझता है। सर्वप्रथम वह किससे जूझता है, अपनी समस्याओं से जूझता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत समस्याएं। नीचे दो कथन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक था, दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है ना। तो अभिकथन एक, शारीरिक शिक्षक उच्चतम कौशल युक्त होना चाहिए। शारीरिक शिक्षक द्वारा सिखाए जाने वाले कौशल का उचित प्रदर्शन किया जाना चाहिए। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। जल्दी से बताओ क्या होगा, इसके बाद में फिर हम चलते हैं आगे। और अब ऐप पे भी क्लास है, तो इस चीज को ध्यान में हम रखते हुए हम ऐप पे भी क्लास लेनी है, तो इस वजह से क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको हम दे के जाएंगे आप लोगों के लिए, बाकी क्वेश्चन और सारे हैं लेकिन उनको हम कल देखेंगे या आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है, अभी जो है ऐप पे भी क्लास है तो उनको भी पढ़ाना होता है, आप लोगों के लिए भी काम चल रहा है, दोनों के लिए काम बराबर चल रहा है। आप दोनों लोग ईमानदारी के साथ पढ़ते रहें, हम दोनों के लिए तत्पर हैं, जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है ना। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर इसी बात पे दे दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या होगा, देखो शारीरिक शिक्षक उच्चतम कौशल युक्त होना चाहिए, तो भाई सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। शारीरिक शिक्षक द्वारा सिखाए जाने वाले कौशल का उचित प्रदर्शन किया जाना चाहिए, बिल्कुल जायज बात, जब प्रदर्शन करेगा तभी तो बच्चा सीखेगा। हाँ, लेकिन याद रखना ये सही है, बी सही है, लेकिन याद रखना उचित कौशल युक्त होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये कहीं से भी कहीं इसका क्या नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है कि शारीरिक शिक्षा उच्चतम कौशल युक्त होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षक द्वारा सिखाए जाने वाले कौशल का उच्चतम प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
तो ये कहीं से इसका स्पष्टीकरण थोड़ी ना दे रहा है, तो यही क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा कि ये सही है, आर भी सही है, परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये आपको लिए क्या होगा, आपके लिए यह दिया जाएगा और आप लोग इसका आंसर हमें क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक, चलिए। टारगेट फिजिकल सेंटर, सर टीआरई 3 के लिए कुछ करिए। अरे भैया टीआरई 3 के ही लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ए भाई गजब, जॉय बेंडन साहब भी हमारी क्लास देखने आ गए हैं। देखिए अमेरिका से, सोचिए आप लोग क्लास नहीं देखते हो लेकिन बेंडन साहब आ गए हैं। बताओ वो के जगह क्या कर रहे हैं। सपना नेगी यूपी से हैं कि यूके से, बताइए। इतनी बड़ी बात कि हिंदी में भी पूछ ले रहे हैं। अब सोचिए अमेरिका से चले आते हैं राष्ट्रपति देखने, लेकिन आप लोग बताओ नहीं देख पा रहे हो। ठीक, नाइस क्लास सर। कल से तो वैसे फॉर बीपीएससी एग्जाम लेवल बिल्कुल टॉपिक वाइज होगा, वो केवल टॉपिक वाइज होगा, तो केवल बीपीएससी ही नहीं, टॉपिक वाइज होगा तो सबका होगा। सबका क्लास आप चाहे जो भी करोगे सबके लिए होगा वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो टॉपिक पहले हम उठाएंगे जिन टॉपिकों में क्या होगा, आप सबका डाउट क्लियर हो जाए, जिनमें कि ऐसे कॉमन टॉपिक उठाएंगे जो हर जगह आते हैं। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन का जवाब हमें ऑफलाइन आप दीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए लेंगे विदा। इसके अलावा अगर मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग उत्तराखंड एलटी या बीपीएससी 4.0 या यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 9628959237 पे संपर्क करना है। इसके अलावा जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अंतिम प्रहार बैच स्टार्ट हो चुका है और यह 21 तारीख से स्टार्ट हो गया है, तो ये आखिरी मौका है। इसके बाद कोई भी लाइव क्लासेस नहीं आएंगी, तो जिन लोगों को इनरोल्ड होना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना, 9628959237 या 8318489291 पे क्या करना, मैसेज या कॉल करना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे उनको पीडीएफ मिल जाएगी और आने वाली क्लासेस उनको पता चलती रहेंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी टाइम पे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि, शुभ संध्या।